तो शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो। हमने लास्ट तक बात की थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग, और हमने बात की थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल के परिवर्तन या समय में परिवर्तन से लिखा जाता है। तो प्लस माइनस परिवर्तन मतलब अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। इस तरीके से हमने क्या किया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग होता है उसकी बात की थी। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज़ करो कोई डाटा दे रखा है। डाटा कैसे दे रखा है कि मान लो कोई अभिक्रिया है, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और इस अभिक्रिया में आपको समय दिया गया है। क्या दे रखा है, समय, और समय कुछ ऐसे दे रखा है कि ये है 10 सेकंड, ये t1 टाइम हो गया, ये t2 टाइम दे रखा है 15 सेकंड, और ये दे रखा है t3 20 सेकंड्स। ठीक है, और यहाँ पर ए की जो सांद्रता दे रखी है वो दे रखी है 20 मोल, 20, यहाँ दे रखी है 40, और यहाँ दे रखी है 70। ठीक है, और जो बी है उसकी सांद्रता दे रखी है 15। उसके बाद देखो डाटा ऐसे हो तो नहीं सकता क्योंकि जो अभिकारक होता है वो घटता है, तो 40 या मान लेते हैं 20 और यहाँ मान लेते हैं 10। और उसके बाद जो उत्पाद दे रखा है वो है, मान लो स्टार्टिंग में 12 है, उसके बाद 26 हो गया, और उसके बाद ये हो जाता है 40। ठीक है, कुछ ऐसे डाटा दिया गया है कि 32 इस तरीके से। अब वो कहे कि t बराबर कितने से 15 सेकंड समय से t इज इक्वल टू कितने तक 20 सेकंड समय के बीच जो अभिकारक है, जो अभिकारक है उसका अभिकारक है उसका क्या ज्ञात करो, अभिक्रिया वेग ज्ञात करो, अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। तो हमें पता है अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग होता है सर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। मैंने लिखाया था कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई नीचे क्या आता है, समय अंतराल। तो अभिकारक, अब अभिक्रिया है, अभिक्रिया से हमें दिख रहा है अभिकारक क्या है, ए है, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन क्या आ जाएगा, डेल्टा ए। डेल्टा मतलब परिवर्तन, और सांद्रता के लिए क्या करते हैं हम, बड़ा डब्बा लगाते हैं, ये सांद्रता को दिखाता है, और किसकी, अभिकारक की। तो अभिकारक के वेग किसके लिए निकालना है, अभिकारक के लिए। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा टी। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस हम लिख सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1, मतलब ए की अंतिम सांद्रता माइनस ए की प्रारंभिक सांद्रता, और अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ठीक है, तो ये मान लो हमें इस अभिक्रिया में ए के लिए वेग अगर ज्ञात करना है तो अभिक्रिया वेग के फॉर्मूले से क्या निकल कर आता है ये। अब हमें क्या करना है, हमें दो टाइम दे रखा है, t1 से, t1 कितना है 15 सेकंड से t2 मतलब 20 के बीच में क्या ज्ञात करना है, हमें अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग का फॉर्मूला निकल कर आता है ये। अब ये क्या है, हमें टाइम दे रखा है 15 से और 20 के बीच में, और निकालना है ए का। तो ए का वेग कैसे निकालेंगे, t1 समय पर देखो सांद्रता कितनी है 40, तो इसको मान लेंगे ये है अभिकारक ए की सांद्रता a1, और t1 15 से बीच के चाहिए, तो 15 से और 20, तो 15 से और 20 के बीच में, तो मान लो ये हमारा टाइम t1 है, टाइम t1 ना, कि भाई इससे और इसके बीच में निकालना है। तो ये तो हमारा हो गया टाइम t1 और ये हो गया टाइम t2, और इस पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, ये मान लेते हैं अभिकारक ए है तो इसकी सांद्रता a1, और ये हो गई a2। तो t1 समय पर समय दे रखा है, t1 15 सेकंड से 20 के बीच में निकालना है,
तो t1 समय पर सांद्रता कितनी हुई a1। तो अगर हमें अभिक्रिया वेग निकालना है तो वेग बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a2 मतलब 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई अंतिम समय 20 माइनस 10। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 20 में से 10 गए तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 10 और इक्वल टू माइनस का 1। तो ये इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या आ जाता है, अभिक्रिया वेग आ जाता है। अगर इसी तरीके से अगर वो क्या करता, उत्पाद के लिए निकलवाए कितने पर, कि 15 सेकंड समय से और 20 सेकंड समय के बीच में किसके लिए निकालो, उत्पाद के लिए, तो वेग क्या हो जाएगा उत्पाद के लिए प्लस माइनस यहाँ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब यहाँ ले लेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो उत्पाद क्या है b, तो b की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और वही वाला काम b2 माइनस b1 बाई t2 माइनस t1, मतलब हम क्या करते हैं, दो सांद्रता और दो समय आ जाते हैं। तो b2 कितना है, कितने से 15 सेकंड पर b1 कितना हो गया, ये b1 हो गया और ये b2 हो गया। अब यहाँ पर b1 है 26 और b2 है 32, तो 32 में से कितना गया 26 और t1 के t2 टाइम कितना था 10 माइनस कितना हुआ 20। तो ये आ गया अपने पास 12 में से 6 गए तो 6, ठीक है, 6 बाई कितना गया माइनस का 10, तो ये आ गया 0.6, है ना। तो टाइम कितना था, टाइम था सर 15 से और 20, देखो सॉरी डाटा गलत हो गया, टाइम है अपने पास 15 से 20, तो 20 माइनस 10, तो कितना बचा नीचे 10, तो ये आ गया 0.6। तो इस तरीके से अभिक्रिया वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है या उत्पाद है, क्योंकि उसी की सांद्रता बदलती है, जैसे इंसान इधर से इधर चल के जाता है तो उसमें दूरी में परिवर्तन होता है, यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल का जो अनुपात होता है उसी से हम क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो क्या है, अभिक्रिया वेग क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग उस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन व समय अंतराल का अनुपात होता है। मतलब बेसिकली हम एक जनरल डेफिनेशन दे देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद है उसकी सांद्रता में परिवर्तन और समय अंतराल के अनुपात से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया वेग निकाल लेते। तो अभिक्रिया वेग हो जाता है सर अपने पास प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और वो किसकी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इस तरीके से हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग निकाल लेते हैं। अब देखो मैं बार बार इसी चीज़ों को क्यों समझा रहा हूँ, इस पूरे चैप्टर में शुरुआत करना ही बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तो हम चीज़ों को पकड़ लेते हैं। अब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, इस अभिक्रिया वेग में प्लस माइनस लगाए जा रहा हूँ। अब ये क्यों लगा रहा हूँ, है ना, इसका भी एक मीन होता है कि देखो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अभिक्रिया ली थी, तो अभिक्रिया ली थी, तो अभिक्रिया में क्या था, हम क्या लेते हैं, अभिकारक। अभिक्रिया में क्या होते हैं, अभिकारक होता है,
और अभिकारक क्या करता है, अभिक्रिया करके किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। तो मान लो जैसे अभिक्रिया है ए से बी। अब हमने देखा कि t = 0 टाइम पर, है ना, जैसे हमने माना था ए की सांद्रता कितनी मान ली थी, ए, है ना, और हमने देखा था कि अगर दूध लिया है तो हमने कितना लिया था, 100 ml, और उस टाइम पे उत्पाद बनता है कि शुरुआत में कोई उत्पाद नहीं होता, तो ये 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, t = t1 टाइम पर a में से क्या होता है, कुछ घटता है, x1, जैसे 100 में से कितना घटा था, 10, तो उत्पाद कितना बना था, 10, मतलब जितना घटता है उतना ही बनता है, मतलब कितना बना था, 10। अब मान लो t = t2 टाइम है, तो a में से क्या हुआ, कुछ घटा, x2, तो मान लो जैसे 100 में से 20 कम हुआ, तो x2 कितना बना हुआ होगा, 20 बना होगा, यही वाला चल रहा था। चलो और चलते हैं, t = t3, तो a में से कितना घटा, x3 कम हुआ, जैसे 100 में से 30 कम हुआ, तो उत्पाद कितना बना होगा, x3। जितना कंज्यूम होता है, जितना घटता है उतना ही उत्पाद बन जाता है, तो कितना बना, 100 में से 30 कम हुआ था तो 30 बना था, मतलब ये 10 ml अगर दूध दही में बदलता है तो दूध भी तो कम हुआ होगा, 10 ml दही में बदला है तो कम हुआ, है ना, और उतना ही बन गया। तो मान लो t = t टाइम पर कि ये टाइम जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो a में से हम मान लेते हैं कि x क्या हुआ है, कम, a में से कोई फाइनली x कम हुआ है, और उसके बाद कितना बन गया है, उत्पाद x बन गया है। जैसे मान लो 100 में से 100 कम हुआ, तो उत्पाद भी कितना बन गया होगा, 100। हम 100 से चले थे और एंड कितना हो गया, 0 पर, और उत्पाद शुरू में कितना था, बिल्कुल नहीं बना था, सिर्फ दूध था, हमने जामुन नहीं डाला था, तो उत्पाद कितना बन जाता है, 100। अब इस अभिक्रिया को गौर से देखो, जब हम देखते हैं तो अगर हम देखें कि मान लो ये टाइम है, ये टाइम t है ना, तो t है, अब t पर यहाँ पर ले लेते हैं सांद्रता, क्या करें, सांद्रता, और सांद्रता किसकी, अभिकारक और जो उत्पाद हैं उन दोनों की क्या ले लेते हैं, सांद्रता। ये अपना y अक्ष है और ये कौन सा है, x अक्ष। अब हमने इन दोनों अक्ष पर लिया। अब गौर से देखो, अभिकारक की सांद्रता हम कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे ऐसे इस तरीके से क्या होते हैं, ग्राफ में पॉइंट्स होते हैं, ये उत्पाद के लिए, है ना। तो मान लो शुरू में कितना था, 100, उसके बाद अभिकारक देखो, अभिकारक कितना हुआ, 90, फिर 80, फिर 70, और ये धीरे 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 कोई रिएक्शन आगे बढ़ रही है, तो कितना हो गया, 0। तो स्टार्टिंग में अभिकारक कितना था, ये क्या होता है, 0 0। स्टार्टिंग में अभिकारक कितना था, 100, और अभिकारक की सांद्रता समय के साथ धीरे धीरे घट रही है, नहीं घट रही है। अभिकारक शुरू में 100, फिर 90, 80, 70। अब मैंने तो ग्राफ होना तो ऐसे ही चाहिए था, लेकिन अभिक्रिया में कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब अभिक्रिया होती है, ये बीच में इसके अटकने की प्रॉब्लम और है, हाँ ठीक है, तो जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती जाती है। जैसे घट रही है ना, 100, 90, 80, 70, और धीरे धीरे कितनी आ गई, 0, है ना। इसका भी एक मीन होता है अपना। अब उत्पाद की देखो, स्टार्टिंग में कितनी थी, 0, तो ये किसके लिए है, ये है सर अभिकारक हेतु। किसके लिए, अभिकारक हेतु। तो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती जाती है। और जो उत्पाद है, क्या है, उत्पाद शुरू में कितना था, 0, और उसकी सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ती जा रही है। तो ये किसके लिए है, उत्पाद के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम क्या करते हैं, अभिक्रिया वेग की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, अभिक्रिया वेग की गणना करते हैं। तो हमें पता चलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का तो जो सांद्रता है वो समय के साथ घटती है, और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं उनका वेग कैसा आता है, नेगेटिव, ऋणात्मक, और उत्पाद का धनात्मक आता है। मतलब अभी तो ये समझो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता तो समय के साथ क्या होती है, घटती जाती है, और जो उत्पाद होते हैं उनकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बढ़ती चली जाती है। तो एक पॉइंट नोट करना है, और वो क्या नोट करना है, 1 मिनट।
एक मिनट, हाँ ठीक है। तो हमने अभिक्रिया वेग तो पढ़ लिया है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोस्ट करके, है ना, ये सब इसी के पॉइंट होते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, उनसे अभिकारक होते हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता दिख रहा है ना, मैं बार बार लैपटॉप में देखता रहता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, कि बोर्ड से बाहर तो नहीं होगा। अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, समय के साथ घटती जाती है। क्या होती है, घटती है, दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होता है, अपने पास जो अभिकारक होते हैं उसकी सांद्रता क्या होती है, समय के साथ घटती है। और तथा जो उत्पाद होते हैं उनकी उत्पादों की सांद्रता समय के साथ, मतलब समय जैसे जैसे बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक घटेगा, क्योंकि जब अभिकारक घटेगा तभी तो क्या होगा, वो उत्पाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब इसी लाइन को अगर हम ध्यान रखें तो हम क्या करते हैं, एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और वो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, अब क्या करें, ये ग्राफ बनाना है ना, ये ग्राफ अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता वर्सेस किसके बीच में, समय के बीच में क्या कीजिए, आरेख, ठीक है। तो आरेख कुछ ऐसा होता है कि अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पाद की बढ़ती है, और ये डायग्राम आता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में और समय के बीच में क्या कीजिए, ग्राफ बनाइए। तो आपको ये ग्राफ बना के आना है कि ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि बार बार हमने देखा था कि जब हम अभिक्रिया वेग लिखते हैं तो वहाँ पर हमने प्लस माइनस का निशान लिखा था, तो हम उसको पढ़ रहे थे। तो क्या है, अभिक्रिया जब हो रही है तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। अब प्लस माइनस का निशान क्यों आया, इसलिए आया कि मान लो अब अभिक्रिया है, जैसे ये वाली थी ए से बी, तो मान लो कोई टाइम t है, t इक्वल टू टी टाइम, और उस पर a की सांद्रता a माइनस एक्स थी और b की कितनी है, x है ना। अब क्या करें, मान लो, चलो थोड़ा सा डाटा और ले लेते हैं। ये t इक्वल टू 0 टाइम पर a की सांद्रता a होती है और b की प्रारंभिक सांद्रता 0, और t इक्वल टू टी टाइम पर, तो a में से कितना घटा, x, और b कितना बन गया, x, है ना। अब इसी को देखते हैं, तो क्या देखेंगे कि हम आगे कर रहे हैं। आगे क्या है, अब मान लो मुझे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी टाइम पर क्या करना है, अभिकारक के लिए, और यहाँ पर उत्पाद के लिए क्या करना है, वेग ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक के लिए वेग निकालना है तो कितने से, t बराबर 0 से t टाइम पर, तो वेग क्या होता है, प्लस माइनस छोड़ो, अभी हम समझ रहे हैं ना प्लस माइनस क्यों आया, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। तो अभिकारक के लिए अंतिम सांद्रता कितनी है, A माइनस एक्स, माइनस प्रारंभिक कितनी है, A बाई अंतिम समय T है ना, और प्रारंभिक समय 0। तो कैलकुलेट करो, A से A कट जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ गलती है क्या, हाँ, A में से A कट जाएगा, तो A ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स बाई टी। तो जब हम अभिक्रिया का, देखो ये दिख नहीं रहा है ना, तो अभिक्रिया का वेग करेंगे तो ये आएगा सर माइनस एक्स बाई टी।
टी। तो अभिकारकों के लिए जो वेग निकल कर आता है वो कितना आया है, -x/t। अब उत्पाद के लिए निकालते हैं वेग, तो उत्पाद के लिए कितना आएगा, वही वाला काम, प्लस नहीं, ΔC/Δt निकालो। उत्पाद के लिए C2 - C1/T2 - T1। फिर से कट तो नहीं गई आवाज़ इसकी, ठीक है। अब देखो अंतिम सांद्रता कितनी है उत्पाद के लिए, x माइनस प्रारंभिक 0 डिवाइडेड बाई टाइम t माइनस 0, तो ये आ गया x/t। अब देखो जब हम अभिकारक के लिए वेग लिख रहे थे तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हेतु वेग कितना आया, वेग आया है सर -x/t, और उत्पाद हेतु वेग कितना आया है, ये आया है +x/t, क्योंकि अगर प्लस नहीं लगा हो तो भी हम प्लस मान सकते हैं। अब क्या होता है कि चूंकि अभिक्रिया में जब अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो जो वेग होता है वो क्या आता है, ऋणात्मक आता है। क्या आता है, ऋणात्मक। और कभी भी चूंकि जो अभिक्रिया वेग होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्योंकि आपने जब बाइक चलाते हैं, मान लो मोटरसाइकिल चला रहे हो, ड्रूम ड्रूम मोटरसाइकिल चला रहे हो तो ऐसा थोड़ी आपकी मोटरसाइकिल उल्टी भगेगी -30 किलोमीटर, ऐसा तभी होता है थोड़ी है कि आपकी मोटरसाइकिल वापस जा रही है और उल्टी जा रही है, तो ऐसे नेगेटिव नहीं होती। तो वेग जो होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, किसका, जो अभिकारक का जो वेग है उसको धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कितना है -x/t। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके आगे नेगेटिव का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे अगर मान लो निकाल रहे हो कितना आ गया, -20 आ गया, तो पॉजिटिव कैसे बनाओगे, आगे किसका गुणा कर दो, माइनस का। तो इसीलिए हम जब अभिक्रिया का वेग निकालते हैं और अभिकारक का निकालते हैं तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए किसका गुणा करते हैं, नेगेटिव का गुणा कर देते हैं, ठीक है। और उत्पाद का वेग हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो होता है कॉन्सेप्ट वाला काम कि अभिक्रिया जब वेग लिखते हैं तो वहाँ पर प्लस माइनस का क्या मतलब है, प्लस माइनस का मतलब ये है कि जब किसी अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो मान लो मैंने प्लस माइनस क्या होता है, ΔC/Δt। तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, प्लस हम किसके लिए लिख रहे हैं, उत्पाद के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं, उत्पाद के लिए। और जो माइनस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, माइनस। प्लस के नीचे क्या है, माइनस, तो माइनस लिखते हैं किसके लिए, अभिकारक के लिए। और हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया वेग है, क्या है, अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग किसके लिए, प्लस के लिए। तो मतलब अगर मान लो मैं लिखूँ ΔC/Δt, तो ये किसका वेग हुआ, उत्पाद का। और अगर मैंने माइनस लिख दिया -ΔC/Δt, तो ये क्या हो गया, अभिकारक का वेग हो जाता है। देखो दिखाई नहीं दे रहा है ना, बराबर -ΔC/Δt, तो ये हो जाता है अभिकारक का वेग। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह क्यों लगाते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह इसलिए लगाते हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों की सांद्रता घटती है। तो हम क्या लगा देते हैं, अभिक्रिया वेग में, दिख रहा है ना, अभिक्रिया वेग में नेगेटिव साइन लगा देते हैं। और उत्पाद का प्लस का साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, समय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए हम किसका निशान लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। तो ये फिजिकल मीन्स होता है। जब आप नीट या IIT का पेपर देते हो तो वहाँ आपको समझनी पड़ती है सारी कॉन्सेप्ट वाली बातें कि जब हम अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है। अब घटती है तो वेग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव कैसे बनाएं, तो अभिक्रिया वेग में हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। लेकिन आप 12वीं बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अगर पूछे कोई कि अभिक्रिया वेग में प्लस और माइनस का क्या मतलब है, तो प्लस का मतलब है कि उत्पाद के लिए लिखा है, उत्पाद के वेग के लिए लिखा है, और माइनस का मतलब है वो अभिकारक के वेग के लिए
लिखा है, ठीक है। और ज़्यादा पूछे तो हम क्या करते हैं, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो माइनस का निशान होता है, ऋणात्मक निशान, अभिकारक के लिए आता है। क्यों आता है? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, ऋणात्मक निशान लगा देते हैं। और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई ये वाली। अब मेरा समझाने का मतलब दूसरा ये था, दूसरा पॉइंट, कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आया है, अभिकारक का वेग आया। और अभिकारक का वेग कितना आया, अभिकारक का वेग आया सर -x/t। और ऋणात्मक आया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे माइनस का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये भी किस में आ जाता है, x/t में, यही आ जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये था। पहला तो क्या समझाया मैंने, अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। दूसरा पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों का वेग होता है, अभिकारकों का वेग का जो क्या होता है, मोड जानते हो ना, इसके अंदर कोई चीज़ आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अभिकारकों का वेग और जो उत्पाद होते हैं, है ना, उत्पाद का वेग क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या रहता है, बराबर। जैसे यहाँ देखो, अभिकारक का वेग कितना आया, -x/t, ठीक है। तो इसका मोड, है ना, बराबर होगा उत्पाद का वेग x/t। तो दोनों वेग बराबर आ रहे नहीं आ रहे। तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो अभिकारक से वेग निकाल लो, चाहे अभिक्रिया का, चाहे किससे निकाल लो, उत्पाद से निकाल लो, क्या आता है, सेम आता है। अभिकारक से भी 10 आएगा और उत्पाद से भी कितना आएगा, 10 आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता घटती है, उत्पाद की बढ़ती है। और दूसरा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनका वेग उत्पाद के वेग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसी पॉइंट से अब हमने क्यों पढ़ा ये, हमने इसलिए पढ़ा कि अब हम मान लो अपने पास कोई रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, जैसे मान लो मैं बार बार ए भी कर रहा हूँ, तो a + b से क्या बन रही है, c है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना होगा, अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हम करेंगे पहले अभिक्रिया में जो अलग अलग दे रखी स्पीसीज उनका वेग निकालेंगे। फिर से तो नहीं कट गई आवाज़, ठीक है। तो अभिक्रिया में पहले क्या करेंगे, अभिकारक ए का वेग। तो ए का वेग कितना होगा, ए क्या है, अभिकारक है, और अभिकारक के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस आएगा। तो अभिकारक ए का वेग हो जाएगा ΔA/ΔT। अब ये कैसे लिख दिया, वेग जब निकालते हैं तो अभिकारक के लिए लिख लें, तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, है ना। और बी अभिकारक है, तो अभिक्रिया में अभिकारक बी का वेग कितना हो जाएगा, बी भी क्या है, अभिकारक है, तो -ΔB/ΔT, ठीक है। और उत्पाद सी का वेग, तो उत्पाद सी का वेग कितना हो जाएगा, उत्पाद है तो उत्पाद के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस ΔC/ΔT, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभिक्रिया वेग लिखना है, किसके लिए, इस दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या करना है, अभिक्रिया वेग लिखना है। तो मैंने अभी समझाया कि जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक होते हैं उनका वेग उत्पाद के वेग के क्या होता है, बराबर। तो अभिक्रिया वेग चाहिए हमें, पूरी रासायनिक अभिक्रिया का वेग चाहिए। तो अभिक्रिया का वेग में पहले हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, राइट तक। तो पहले ए है, तो ए का वेग कितना आया, -ΔA/ΔT। अब साथ में देखो, अभिकारकों का तो उत्पाद के बराबर होगा, लेकिन साथ में जितने अभिकारक दे रखे हैं उनका आपस में भी क्या होता है, बराबर, और उत्पादों का भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये ए का वेग लिखा, फिर बी का क्या आएगा, बी का आएगा सर बराबर, ऐसे नहीं प्लस लगा दे तो प्लस लगा दिया। बी क्या है, अभिकारक है, वेग कितना होता है, -ΔB/ΔT। और उत्पाद सी है, तो सी के लिए क्या आएगा, अब अभिकारक का वेग और उत्पाद का क्या होता है, बराबर होता है, तो ये आ जाएगा
डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और ये आ जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए ओवरऑल अभिक्रिया वेग। जैसे अगर मान लो देखो ये सब उतारना है ना, ये सब नोट्स की तरह एकदम चल रहा है जैसे मैं क्लास में लिखाता हूँ। अब जैसे है ना, अब मान लो कोई हाइपोथेटिकल इक्वेशन दे दी अपने पास, जैसे N2O3 से NO2 प्लस NO, ठीक है, ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो उसको अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, अगर मान लो इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया वेग लिखना है तो हम क्या करेंगे, है ना, लिखना है तो ये अभिकारक है और इससे कितने मिले हैं, 2 उत्पाद मिले हैं। तो कैसे लिखोगे, पहले अभिकारक का माइनस डेल्टा, अभिकारक क्या है N2O3 बाई डेल्टा टी। तो अभिक्रिया वेग में पहले क्या आएगा, नेगेटिव, बराबर NO2 उत्पाद है तो प्लस, अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पाद का वेग बराबर रहता है तो प्लस डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। और फिर एक और रह गया तो ये भी बराबर में आएगा प्लस डेल्टा NO बाई डेल्टा टी। तो इस तरीके से किसी रासायनिक अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग मैथमेटिकल फॉर्म, कौन सा वाला, मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता घटती है, वो ग्राफ उत्पाद की बढ़ती है, और रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिख रहे होते हैं तो अभिकारक का वेग उत्पाद के वेग के क्या आता है, बराबर आता है। तो इसलिए जब हम अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, अभिकारक का वेग, फिर और अभिकारक का वेग और उत्पाद का वेग, ठीक है। तो इस तरीके से सीख जाते हैं। बाकी बातें हम कब करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इसको नोट करते रहे एक एक पॉइंट को और पढ़ते रहें।